हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 24 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ये कोर्स बाय कर सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी इस कोर्स की रहती है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है, जिसमें 30 वीडियो लेक्चर्स और 30 पीडीएफ्स के माध्यम से कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको पढ़ाया है, जो न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप पीओ में इंटरव्यू देते हैं, पीओ पोस्ट के लिए, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आप इंटरव्यू देते हैं किसी पोस्ट के लिए, वहाँ पर जो आपसे बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाती है इंटरव्यू में, वो सब भी आपका इसी में कवर हो जाएगा। साथ ही साथ एसएससी और रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए भी इसमें इंडियन इकोनॉमी कवर की गई है, जो की कंसेप्ट्स हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी इसमें कवर किए गए हैं। इंश्योरेंस भी इसमें कवर्ड है। डेमो वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, डेमो पीडीएफ देखना चाहते हैं, तो भी आपको हमारे करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगी स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स की। उनसे आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह का कंटेंट हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करा रहे हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है और करना आपको क्या है, करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल करना है और वहाँ पर आपको ये दोनों ही कोर्स दिख जाएंगे, आप बाय कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आए, आपको कोई डाउट हो, तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि पैक्योंग हवाई अड्डा कहाँ है, वेयर इज़ पैक्योंग एयरपोर्ट। ऑप्शंस है इम्फाल, शिलोंग, गंगटोक या फिर तंजौर। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल कॉफ़ी प्रोडक्शन। वैश्विक कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है 7th। भारत वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर है, ऐसा कहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने, क्योंकि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो फिजिकल ईयर 2023-24 में 1.29 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच चुका है, लगभग डबल हो चुका है 2020-21 की तुलना में, जब ये 719.42 यूएस डॉलर रहा है, मिलियन यूएस डॉलर रहा है। अच्छा, जो इंडिया की में जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है प्राइमरली वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट पर होता है, जो कि इस तरह की अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, वो भी काफ़ी कॉफ़ी के लिए सूटेबल है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें स्टेट वाइज, तो कर्नाटक टॉप पर है, उसके बाद फिर केरल आता है, फिर तमिलनाडु आता है। अच्छा, भारत में कॉफ़ी कहाँ से आई, कैसे शुरुआत हुई, तो सूफी संत बाबा बुदान ये 7 मोचा सीड्स लाए थे कर्नाटक हिल्स में 1600 के आसपास, और वहीं से कॉफ़ी की शुरुआत हुई भारत में। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 24 जनवरी। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम किया है या फिर घोषणा की हुई है कि 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाएगा। साल 2025 में इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन का थीम है AI एंड एजुकेशन, प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। विच कंट्री विल होस्ट द फाइड वर्ल्ड कप 2025 चेस टूर्नामेंट। कौन सा देश फाइड विश्व कप 2025 शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है
इंडिया। तो भारत फाइड वर्ल्ड कप 2025 चेस टूर्नामेंट को होस्ट करेगा इस साल। कहा जा रहा है कि 31 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच में इवेंट होगा। आपको बता दें भारत इससे पहले 2002 में भी फाइड वर्ल्ड कप को होस्ट कर चुका है हैदराबाद में। तब 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथ आनंद ने वो इवेंट जीता था। विच बैंक लॉन्च द फर्स्ट अर्न क्रेडिट कार्ड? किस बैंक ने फर्स्ट अर्न क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है IDFC फर्स्ट बैंक। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने रुपे के पार्टनरशिप में एक UPI इनेबल्ड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है फर्स्ट अर्न। तो फिक्स डिपॉजिट की सुविधा भी इसे मिल जाती है और काफ़ी यूनिक क्रेडिट कार्ड इसको लॉन्च किया है ये। और इसमें कैशबैक भी प्राप्त होता है UPI पेमेंट के जरिए। और इसमें जैसा मैंने आपको बताया फर्स्ट अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन FD, यहाँ पर ज्वाइनिंग फ़ीस 500 रुपये है 1 साल की प्लस GST, और एनुअल फी है इसकी सेकेंड ईयर से 499 प्लस GST वही। IDFC फर्स्ट बैंक हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। MD एंड CEO V वैद्यनाथन है। विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड लिक्विड फिक्स्ड डिपॉजिट्स? किस बैंक ने लिक्विड सावधि जमा सुविधा पेश की है? सही आंसर ऑप्शन सी है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जिसके MD एंड CEO देवदत्त चंद हैं, इन्होंने जो इनकी फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स हैं उनमें कई नई फीचर्स ऐड किए हैं। उनमें से एक है लिक्विड फिक्स्ड डिपॉजिट, जहां पर आप पार्शियल विड्रॉल्स कर सकते हैं अपनी FD में से, यानी कुछ पैसा आप निकाल सकते हैं। साथ ही सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए भी स्कीम्स निकाली हैं FD की, जहां पर हायर रिटर्न्स दिया जा रहा है। तो जो ये लिक्विड फिक्स्ड डिपॉजिट्स है इसमें कस्टमर 1000 रुपये के मल्टीपल में निकाल सकते हैं। हालांकि उसमें इनिशियल डिपॉजिट आपको 5000 रुपये करवाना होगा, ठीक है। और अगर 5000 से ऊपर करा सकते हैं तब भी आपको 1000 के मल्टीपल में कराना होगा। जो रिटेल डिपॉजिट होता है उसका मतलब होता है 3 करोड़ से नीचे का, और जो उससे ऊपर का होता है 3 करोड़ से ज़्यादा का उसे बोलते हैं बल्क डिपॉजिट। जो डिपॉजिट टेन्योर होती है 12 से 60 महीने के बीच में हो सकती है। Who won the men's singles title at the India Open 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट? इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है विक्टर एक्सेलसेन। विक्टर एक्सेलसेन डेनमार्क के हैं। इन्होंने मेंस इवेंट जीता है इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में, जो कि नई दिल्ली में हुआ है। वहीं जो विमेंस सिंगल्स टाइटल है ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया की NC योंग ने जीता है। जो विक्टर एक्सेलसेन है काफ़ी चर्चित बैडमिंटन प्लेयर है। इनकी कंट्री आपको मालूम होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं जब ये कोई टाइटल जीतते हैं तो पूछ लेते हैं कि किस देश के विक्टर एक्सेलसेन ने ये टाइटल जीता है। मेंस डबल आप यहाँ पर देख सकते हैं, और विमेंस डबल्स और मिक्स डबल्स, ठीक है। हालांकि ये पूछे नहीं जाते डबल्स में, जो सिंगल टाइटल होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर डबल्स में पूछते भी हैं तो फिर टेनिस में आ जाते हैं हम। टेनिस में जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं पूरे साल भर के 4, वहाँ पर पूछ लेते हैं डबल्स कभी कभी, वो भी काफ़ी रेयरली। अच्छा, एक एस्पिरेंट का कमेंट आया हुआ था, आप देख भी सकते हैं, कल की वीडियो में शायद परसों की, कि स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है तो कैसे कवर करें। तो जिनको भी ये डाउट है वो एक काम कर सकते हैं, आप लोग क्या कीजिए, एक अपनी कॉपी लीजिए, उसमें नोट्स बनाइए स्पोर्ट्स के अलग से, ठीक है। पहले पेज पर क्रिकेट लिख लीजिए, 3 पन्ने छोड़ दीजिए उसके बाद फिर बैडमिंटन, इसी तरह से 2 पेज छोड़ दीजिए बैडमिंटन के, और एथलेटिक्स का एक छोड़ दीजिए, मतलब एथलेटिक्स में ये रेस वगैरह सब आ जाएंगे, रेस जेवलिन थ्रो ये सब। एक आप टेनिस का हो गया, और टेबल टेनिस का कर दीजिए, बैडमिंटन कर दीजिए, हॉकी का कर दीजिए, ठीक है। अब जो भी आपको न्यूज़ जिस भी स्पोर्ट्स से मिले उसको लिखते जाइए, ठीक है। तो वो 2-3 पेज आपके हर एक स्पोर्ट्स के बन जाएंगे, और 5-6 महीने में 5-6 महीने के करंट अफेयर आपके आ जाएंगे उन 2 पेजों में, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा सब कुछ। कोई इवेंट हो रहा है, मान लीजिए अब जैसे चेस वर्ल्ड कप है, तो आपने जो चेस का कॉलम बनाया होगा वहाँ पर आप लिख देंगे, और फुटबॉल वर्ल्ड कप से संबंधित कोई न्यूज़ आएगी वो आप लिख देंगे। अब जैसे चैम्पियंस ट्रॉफी से संबंधित न्यूज़ आएगी तो वो आप क्रिकेट के उसमें डाल देंगे कॉलम में। तो इस तरह से आपके लिए इजी पड़ेगा, ठीक है। जनवरी से ही आप शुरुआत कर सकते हैं, इस महीने से, तो आपका पूरे साल भर के करंट अफेयर स्पोर्ट्स के एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। Who was named the ITF वर्ल्ड चैम्पियन इन मेंस टेनिस फॉर 2024? 2024 के लिए पुरुष टेनिस में ITF विश्व चैंपियन किसे नामित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है जेनिक सिनर।
इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF, इन्होंने जेनिक सिनर और ईगा स्वियाटेक इन्हें वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ 2024 नामित किया है, जो इनकी परफॉर्मेंस रही है ग्रैंड स्लैम्स में और जो भी इवेंट्स हैं टेनिस के उनको देखते हुए। जेनिक सिनर इटालियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं, याद रखिएगा। 2024 में पिछले साल इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता और US ओपन भी जीता। वहीं ईगा स्वियाटेक की बात करें, ये पोलैंड की है टेनिस प्लेयर। विच कंट्री रिमूव्ड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर IGCAR एंड इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड IREL फ्रॉम इट्स रिस्ट्रिक्टिव लिस्ट। किस देश ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड को अपनी प्रतिबंधात्मक सूची से हटा दिया है? सही आंसर ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, कोई भी अगर आपको स्टडी रिलेटेड डाउट आता है तो आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। @abhi_CAF नाम से मेरी आपको ID मिल जाएगी। वैसे अगर आप सर्च करेंगे, चैनल पर भी मैं पोस्ट करता रहता हूँ, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर्स फंडा, वहाँ पर भी आप सीधे मुझे मैसेज कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी, इन्होंने 3 इंडियन एंटिटीज़ को अपने रिस्ट्रिक्टिव लिस्ट से हटा दिया है। इनका नाम क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड। तो लिस्ट से हटा दिया है, रिस्ट्रिक्टिव लिस्ट से। इसका मतलब अच्छा काम हुआ है। अब इन पर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि US के साथ कारोबार नहीं कर सकती हैं। अच्छा, देखिए, जब 1998 में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तब 200 से ज़्यादा इंडियन एंटिटीज़ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी यूनाइटेड स्टेट्स ने। फिर धीरे धीरे उन पे से रिस्ट्रिक्शंस हटती रही जैसे जैसे समय बीतता रहा, और अब इन 3 पे से भी हटा दी हैं। What is the name of the new digital platform introduced by the government to streamline the management and verification of business documents? व्यावसायिक दस्तावेजों के प्रबंधन और सत्यापन को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है एंटिटी लॉकर। देखिए, डिजी लॉकर की सक्सेस के बाद गवर्नमेंट ने एंटिटी लॉकर इंट्रोड्यूस किया है, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो भी बिजनेसेस हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सही से मैनेज किया जा सकता है और वेरीफाई भी किया जा सकता है। इसे डेवलप किया गया है नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीज़न NEGD, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आती है। इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, और जो भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, ट्रस्ट हैं, स्टार्टअप्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, उन सभी के लिए ये यूज़फुल है। तो इसमें आप रियल टाइम एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं गवर्नमेंट डेटाबेस का। कंसेंट बेस्ड मैकेनिज्म है इसमें सिक्योर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। आधार ऑथेंटिकेटेड रोल बेस्ड एक्सेस यहाँ पर प्राप्त होती है, और लीगली वैलिड डिजिटल सिग्नेचर्स भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। 10 GB का इनक्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज भी यहाँ पर मिलता है। विच 2 countries हैव एग्रीड फॉर कोऑर्डिनेटेड सर्विलेंस इन द इंडियन ओशन रीजन? कौन से 2 देश हिंद महासागर क्षेत्र में समन्वित निगरानी करने पर सहमत हुए? सही आंसर ऑप्शन बी है इंडिया एंड फ्रांस। तो भारत और फ्रांस ये एग्री हुई हैं कि हम इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर आपसी सहयोग करेंगे, एक दूसरे के साथ सपोर्ट करेंगे। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि जो गैरकानूनी मैरीटाइम एक्टिविटीज़ चलती है, जैसे पायरेसी हो गया, रोबरी हो गया, टेररिज्म हो गया, मैरीटाइम टेररिज्म, स्मगलिंग हो गया, ठीक है, इलीगल फिशिंग हो गया, तो इन सब से निपटने के लिए हम कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगाएंगे। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड एटॉमिक एनर्जी कमीशन? पुनर्गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी है अजीत कुमार मोहंती। गवर्नमेंट ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन को पुनर्गठित किया है, रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, क्योंकि इसमें टीवी सोमनाथन जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी हैं और मनोज गोविल जो कि एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं, इनको भी ऐड किया गया है। इसमें पंकज कुमार मिश्रा भी हैं जो कि मेंबर फाइनेंस हैं। अजीत कुमार मोहंती जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के, वो चेयरमैन हैं इस एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, और जो भी हमारी पॉलिसीज़ रहती हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की, उनको फॉर्मुलेट करता है ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन। इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल भी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो प्राइम मिनिस्टर प्रमोद कुमार मिश्रा भी है, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री भी है, और बाकी सोमनाथन एंड गोविल तो हैं ही। अच्छा, एक्स ऑफिशियो मेंबर और हैं इसमें विवेक भसीन जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं, वो भी हैं इसमें। वेयर वॉज द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव हेल्ड? उद्यमिता विकास कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है पुणे। तो देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड पंचायती राज राजीव रंजन सिंह
जिन्हें लल्लन सिंह भी कहते हैं। इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव को इनोग्रेट किया है पुणे महाराष्ट्र में। ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा, और इसका थीम रहा एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर्स ट्रांसफॉर्मिंग लाइवस्टॉक इकोनॉमीज। जो ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव है, इसका मकसद क्या था, जो भी लाइवस्टॉक सेक्टर में जो भी चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना। तो इस इवेंट में गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, इन सबको भी यहाँ पर शोकेस किया गया है। Which two India-based facilities joined the global lighthouse network of the World Economic Forum? भारत स्थित कौन सी दो इकाइयाँ विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल हुई हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है, सीएट एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। देखिए, दो इंडियन बेस्ड फैसिलिटीज़ जिनमें एक है सीएट और दूसरा है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की तिनसुकिया में जो इनकी फैसिलिटी है, ये दोनों ने ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क को ज्वाइन किया है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से संबंधित है। और 17 टोटल नए मेंबर्स इसमें ऐड किए गए हैं ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी, और जो भी वर्ल्ड की लीडिंग इंडस्ट्रियल साइट्स हैं जिन्होंने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिया हो प्रोडक्टिविटी में, सप्लाई चेन रेजिलियंस में, कस्टमर सेंट्रिसिटी में, सस्टेनेबिलिटी में और टैलेंट में, उन सभी को इसमें ऐड किया जाता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसकी शुरुआत की थी मैकिन्से एंड कंपनी के साथ मिलकर। What is the name of the rocket used by SpaceX to launch the two lunar landers Blue Ghost 1 and Hakuto R Mission 2? SpaceX द्वारा दो चंद्र लैंडर्स Blue Ghost 1 और Hakuto R Mission 2 को लॉन्च करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रॉकेट का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, फाल्कन 9। तो SpaceX ने दो लूनर लैंडर्स को लॉन्च किया है फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से, और नासा के जो कैनेडी स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा में, वहाँ से लॉन्च किया गया। एक तो है फायरफ्लाई एरोस्पेस का ब्लू घोस्ट 1, दूसरा है आई स्पेस का हकुतो आर मिशन 2। दोनों ही मून के सरफेसेस पर जो है साइंटिफिक पेलोड डिलीवर करने से संबंधित है। Which bank is the largest bank in the world by market capitalization in Q4 of 2024? Q4 of 2024 में बाजार पूंजीकरण के हिसाब से कौन सा बैंक दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है? सही आंसर ऑप्शन डी है, JP Morgan Chase। तो तीन इंडियन बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 2024 के फोर्थ क्वार्टर में 13वें नंबर पर रहा HDFC बैंक, 19वें नंबर पर रहा ICICI बैंक और 24वें नंबर पर रहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस मामले में? टॉप 25 ग्लोबल बैंक्स बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में, ऐसा कहा है ग्लोबल डेटा की एक रिपोर्ट में। तो जो एग्रीगेट मार्केट कैपिटलाइजेशन है टॉप 25 ग्लोबल बैंक्स की 27.1% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और 4.6 ट्रिलियन US$ पहुंच चुकी है फोर्थ क्वार्टर में। JP Morgan Chase ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बैंक है मार्केट कैपिटलाइजेशन की से अगर हम देखते हैं, ठीक है। इसमें इंक्रीज देखने को मिली इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन में 37.2% की, और ये 674.9 बिलियन US$ पहुंच चुका है फोर्थ क्वार्टर में। फॉर द फर्स्ट टाइम हाउ मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स रिसीव्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स साइमल्टेनियसली? पहली बार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने उत्पादों को एक साथ भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ है? सही आंसर ऑप्शन, माफ़ कीजिएगा, डी है, ठीक है, 7। यहाँ पर ए लिख दिया गलती से, डी है 7। देखिए, पहली बार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के 7 प्रोडक्ट्स को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स दिए गए हैं, वो भी एक साथ। तो इनमें निकोबार कोकोनट, निकोबारी तवी ई नगइस जो कि वर्जिन कोकोनट ऑयल है, और अंडमान करेन मोसली राइस, होडी, निकोबारी मैट, निकोबारी हट, पदक वुड क्राफ्ट, ये सभी शामिल हैं। थोड़ा सा GI के बारे में देख लेते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन इंटरनल ट्रेड है उसके तहत आता है। तो ये GI टैग इशू करते हैं, 10 साल की ड्यूरेशन होती है जो GI टैग मान्यता आती है, उसके बाद फिर से रिन्यू इसको किया जा सकता है। इसके लिए हमने एक्ट पास किया था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो जो भी किसी जगह की कोई आइटम है वो काफ़ी फेमस है, ठीक है, उसकी विशेषता जो है उस रीजन से जुड़ी हुई है, तो उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, अपना नहीं बता सकता, तो उसको देते हैं GI टैग। WTO का एग्रीमेंट है एक, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो उसी के द्वारा इन सबको टैग दिया जाता है, GI टैग उसी से संबंधित है।
टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेयर इज रानीपुर टाइगर रिजर्व लोकेटेड? चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। वेयर वॉज द नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल 2024-25 हेल्ड? दिल्ली। वेयर वॉज द थर्ड नेशनल माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड? कोणार्क, उड़ीसा। Which Indian state celebrates their statehood day on January 21st? Manipur, Meghalaya and Tripura. Which state recently approved the rules for the uniform civil code? Answer is Uttarakhand. आप में से कई एस्पिरेंट से बिल्कुल सही आंसर किया। इस तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं, इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। हु इज़ द इनकमिंग US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? इन विच ईयर वॉज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड? What is the headquarters of the newly inaugurated National Turmeric Port? Which amendment of the United States Constitution protects birthright citizenship? What should the total fertility rate be to sure replacement level is maintained for a population? ये काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, टोटल फर्टिलिटी रेट। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए इनका, फिर हम मतलब इनके आंसर कर दीजिएगा आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें ज़रूर से बताइएगा। कोई भी डाउट हुआ करें किसी भी क्वेश्चन संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा करें। साथ ही हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।